दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। इतने दिलचस्प मोड़ पर जितना 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 15 और 20 में भी नहीं पहुंच पाया था। 70 सदस्यों की विधानसभा और त्रिकोणात्मक संघर्ष इस रूप में, और कई सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष इस रूप में जहां किसकी एंटी इनकम्बेंसी किस पर भारी पड़ जाए, आज के दिन इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। सवाल यह है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। सवाल यह है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अध्यादेश के माध्यम से उसके अधिकारों में कटौती की कोशिशें की गई। और सवाल यह भी है कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के डीडीए तक जब सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है, तो जनता कितने मुद्दों पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरेगी, दिल्ली की आतिशी सरकार को घेरेगी, और कितने मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरेगी। यह दिल्ली है, देश की राजधानी, और उससे कहीं ज्यादा दंभ और घमंड की राजधानी। और यह वही दिल्ली है जिस दिल्ली में महंगे प्याज ने सुषमा स्वराज की सत्ता को खत्म कर शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को पहली बार सत्ता सौंपी थी, और उस सत्ता की मियाद 15 सालों की थी, 1.5 दशकों की थी। लेकिन अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रथ पर सवार होकर जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्तासीन हुई, क्या उस आम आदमी पार्टी की मियाद अब पूरी हो गई है? दरअसल दिल्ली का आकलन करने के पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि एक दिल्ली के अंदर कई सारी दिल्ली को समेटे हुए ये दिल्ली है, और उस दिल्ली के अंदर क्या एक व्यवसायी तबका और उससे कहीं ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनरों के रूप में दिल्ली के आसपास जिस प्रकार से कंक्रीट के जंगल उगते चले गए, उन कंक्रीट के जंगल में निवास करने वाली दिल्ली, यानी निम्न मध्यम वर्गीय जिसे कहते हैं वो दिल्ली, दक्षिण दिल्ली की पॉश कॉलोनियां, तो फिर इसी दिल्ली में मटियाला, बुराड़ी, बिजवासन जैसे इलाके भी आते हैं, तो बदरपुर जैसे इलाके भी आते हैं, और शहादरा भी आते हैं। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, और फिर मुखर्जी नगर से लेकर दक्षिण दिल्ली के आर के पुरम जैसे इलाके भी आते हैं। कितने कैरेक्टर इस दिल्ली के आपको देखने को मिलेंगे, और वोटर्स के मिजाज पर हर 3-4 किलोमीटर के बाद एक अलग तरह की दिल्ली का जो दर्शन होता है, उसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है, और पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जो मुद्दा शहादरा में है वो मुद्दा नई दिल्ली में नहीं है, जो मुद्दा बुराड़ी में है वो मुद्दा ग्रेटर कैलाश में नहीं है, और जो मुद्दा मुखर्जी नगर में है वो मुद्दा द्वारका में नहीं है। यही दिल्ली है, और इसको आम आदमी पार्टी अपने तरीके से एक निम्न मध्यम वर्गीय शहर को, एक मध्यम वर्गीय आबादी के शहर को, और स्लम के रूप में जितना बड़ा वोट बैंक इस दिल्ली में झुग्गियों के रूप में विकसित हुआ, उन सब को अपने साथ समेटकर जिस प्रकार से झाड़ू निशान पर पिछले 3 चुनावों से अपने लिए एक जगह बनाते हुए दिखाई दी, चाहे 2013 हो या 2015 हो या 2020 हो, वो जगह अब फिसलन भरी हो चली है। लेकिन उस फिसलन के पीछे क्या अकेले कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है? उस फिसलन के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी फैक्टर का कमजोर पड़ना भी दिल्ली में भाजपा की मजबूती के रूप में सामने आ रहा है? या उस फिसलन के पीछे जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का सदुपयोग या दुरुपयोग हुआ, उसकी भूमिका भी जिम्मेदार है? दरअसल दिल्ली के आकलन के लिए कांग्रेस पार्टी को हम भूल नहीं सकते। मत भूलिए कि कांग्रेस ने 1.5 दशक तक दिल्ली पर राज किया। जब से यहां विधानसभा आई, सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया, और उसी दरमियान मेट्रो भी देखने को मिले तो फ्लाईओवर का जाल भी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच द्वारका नाम का एक उपनगरीय इलाका भी देखने को मिला, जिसने दिल्ली के अंदर एक एनसीआर वाले कल्चर को, यानी गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद वाले कल्चर को बिल्कुल ईएमआई कल्चर पर आधारित एक ऐसे शहर में तब्दील किया जहां चुनावी हिंदुत्व की बिसात के लिए एक आदर्श परिस्थितियां, यानी एक ऐसा मध्यम वर्ग जिसे सरकारी नौकरियों की कोई चाहत नहीं, एक ऐसा मध्यम वर्ग जिसे हिंदुस्तान के किसानों की कोई
चिंता नहीं, और एक ऐसा मध्यम वर्ग जिसे अग्निवीर को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अर्थव्यवस्था चाहे कहीं भी चली जाए, अर्थव्यवस्था चाहे यमुना में डुबकी लगाने की स्थिति में हो, लेकिन इस देश के अंदर चुनावी हिंदुत्व यदि महाकुंभ में डुबकी लगा करके वोट बैंक के निर्माण की परिस्थितियों की तरफ आगे बढ़ रहा हो, तो उसके साथ कदम ताल करने के लिए जो एनसीआर दिखाई देता है, जो हाई राइज दिखाई देता है, उस हाई राइज का दर्शन दिल्ली के द्वारका उपनगरीय क्षेत्र में भी होता है। बात कांग्रेस पार्टी से शुरू करें तो कई लोग इस बात को कहते हुए मिलेंगे कि कांग्रेस पार्टी जितने वोट लाएगी, आम आदमी पार्टी सत्ता से उतनी ही दूर होती जाएगी। लेकिन क्या यह पूरी तरह से सत्य है या सिर्फ एक अर्ध सत्य है? अगर 10-12 दिनों पहले इस पर आकलन किया जाता, इस तरीके से इसको परखने की कोशिश की जाती, तो यह बात सच दिखाई देती। लेकिन आज की परिस्थितियों में जरा इसे परखने की कोशिश करें तो यह बात पूरी तरह से सच दिखाई नहीं देती। कारण क्या है? कारण यही है कि बमुश्किल दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहां मुख्य मुकाबले को तिकोना बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या दर्जन भर सीटें, जो 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी, उससे निकाल भी दी जाए तब भी बहुमत के आंकड़े 36 से वो 14 ज्यादा सीटों पर होती है, तब भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन क्या वाकई आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है? यह बात उसी तरह से पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती जैसे पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आ रही है। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन विचित्र स्थिति यह है कि ये दोनों एंटी इनकम्बेंसी किसी तीसरे विकल्प के तरफ नहीं जा रही है, जैसे 2013 में चली गई थी। 2013 के साल को याद करें तो लोग कांग्रेस को हटाना चाहते थे। शीला दीक्षित के 15 साल के शासनकाल को देखने के बाद स्वाभाविक है कि लोगों में एक बदलाव की उत्कंठा थी। लेकिन वो बदलाव और उस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक सक्षम पॉलिटिकल विकल्प के तौर पर, सक्षम राजनीतिक विकल्प के तौर पर लोग देख नहीं पा रहे थे। लिहाजा लोगों ने देखना किसे शुरू किया? मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी को। और उस पार्टी ने अपने लिए जिस भारत के गिरते हुए मिडिल क्लास को, मैं गिरता हुआ मिडिल क्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी आर्थिक सेहत गिर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने इस देश के मध्य वर्ग की स्थिति वही बना दी है कि कब कौन बीपीएल में है, कब कौन एपीएल में है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वरना 200 यूनिट बिजली नोएडा में मुद्दा नहीं है, गाजियाबाद में मुद्दा नहीं है, इंदिरापुरम और वैशाली में मुद्दा नहीं है, गुड़गांव में मुद्दा नहीं है, वो दिल्ली में मुद्दा कैसे बन जाती है? कभी गुड़गांव और नोएडा और फरीदाबाद ने या गाजियाबाद ने 200 यूनिट फ्री बिजली और पानी के मुद्दे पर वोटिंग नहीं की है, लेकिन दिल्ली कर रही है। कारण सिर्फ यही है कि दिल्ली के अंदर जो मध्य वर्ग है, उस मध्य वर्ग का मिजाज कहीं ना कहीं भारत के उस मध्य वर्ग के साथ मिलता जुलता दिखाई देता है, जिसके लिए छोटा व्यवसाय, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में मंदी या मंदी जैसे हालात उसकी आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करते हैं। थोड़ी सी महंगाई से उसका बजट बदल जाता है। 50,000 रुपए मासिक आमदनी से कम कमाने वाले परिवारों की तादाद दिल्ली में 90% से ज्यादा है। यही वो सत्य है जो आम आदमी पार्टी के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है? भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि वोट कितने स्प्लिट हो रहे हैं, कांग्रेस और आप के बीच कितने बट रहे हैं। और उस वोटों के बटने से भारतीय जनता पार्टी जो 38% वोटों पर फिक्स थी पिछले विधानसभा चुनाव में, 38.5% वोटों पर, क्या वो 38.5% वोट बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अनुकूल हालात तो नहीं बना देंगे? बात यदि हालात की करें तो जरा कांग्रेस पार्टी को एक दूसरे नजरिए से भी देख लेते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को कैसे लड़ना चाहती है और सोच रही है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर दो तरह की बातें हैं। एक तरफ एक ग्रेटर इंडिया अलायंस
जो सत्ता के बेहद करीब जिसे जनता ने पहुंचा दिया और सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर वो शिथिल पड़ा हुआ है, उसने सत्ता हासिल करने की कोशिशें लगभग छोड़ सी दी है और नरेंद्र मोदी सरकार को 5 साल पूरे करवाने के लिए अंदर से वो रजामंद दिखाई दे रहा है। तो उस इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने की चाहत रखने वाले जो कांग्रेस के अंदर के कांग्रेसी हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के वोटों से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाजपा का रास्ता खुल जाएगा। वहीं कांग्रेस के अंदर एक दूसरा खेमा भी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिकरण की भावना है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लोग अपनी बात रख सकते हैं, लोग अपनी स्ट्रेटजी को खुलेआम नेतृत्व के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो दूसरा खेमा दिखाई दे रहा है या दूसरी सोच के लोग जो दिखाई दे रहे हैं, वो इस मंशा के हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की तीसरी वापसी दिल्ली में होती है, अगर 48 दिनों के कार्यकाल को भी जोड़ ले पहले कार्यकाल को, तो अगर चौथी बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्तासीन होती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कांग्रेस की हालत है, क्या उस अस्थायीकरण की तरफ तो नहीं बढ़ जाएंगे? क्या उस परमानेंसी को दिल्ली में वैधता प्रदान करने की स्थिति तो नहीं होगी कि जैसे यूपी बिहार में कांग्रेस के पास पीछे चलने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के, उनके पीछे चलने की स्थितियां यदि दिल्ली में बने, तो ये कांग्रेस पार्टी को लगता है कि लॉन्ग टर्म रिपरकशन यानी इसका दीर्घकालिक परिणाम बहुत सुखद नहीं होगा। और उस खेमे को ये लगता है कि सरकार चाहे किसी की बने, कांग्रेस की बने, आपकी बने, भाजपा की बने, उस हालात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यदि दिल्ली में डूबती है तो भविष्य कांग्रेस पार्टी का यहां से खड़ा होता है। क्योंकि दिल्ली के मिजाज को आप कुछ भी कहें, आमतौर पर दिल्ली का वोटर मिजाज से कांग्रेसी है। ठीक वैसे ही जैसे एनसीआर का जो वोटर है, यानी नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद का जो वोटर है, वो मिजाज से चुनावी हिंदुत्व वाली मानसिकता का है, उसी तरह से दिल्ली का वोटर मिजाज से कांग्रेसी है। तो मिजाज से जो वोटर कांग्रेसी है, उसे वापस लौटने में दिक्कत नहीं होगी। ये सोच कमोबेश उसी तरह की है जैसे पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सोच है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी का राजनीतिक विसर्जन होता है बंगाल में, तो गांव-गांव तक जो उनकी जड़ें मौजूद है, लाल झंडे के जो फुटप्रिंट मौजूद है, ज्योति बासु का जो बंगाल के लैंड रिफॉर्म के सहारे जो बंगाल में लोकोक्तियों के रूप में जो मौजूदगी है, वो मौजूदगी अंततः सीपीएम की वापसी करा सकती है अगर ममता बनर्जी की पार्टी का राजनीतिक विसर्जन होता है। तो यही स्थिति दिल्ली में है कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि किसी की भी सरकार बने, आम आदमी पार्टी यहां से जाए, ताकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल स्पेस सामने निर्मित हो सके। आज राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे दलितोत्थान की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी लाइन महू में खींचने की कोशिश की, वो लाइन क्या थी? गरीब सवर्णों की बात की, यानी सामान्य कैटेगरी के गरीब लोगों की बात की, जो बिहार की जातिगत जनगणना में स्पष्ट भी हो गया कि हर चौथा जनरल कैटेगरी का लोग बिहार में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो वो बात जो राहुल गांधी ने की, उसके बाद की परिस्थितियां जो बन रही है कि अगर अर्बन पॉवर्टी मुद्दा है, तो दिल्ली जैसे शहर में उससे बड़ी आदर्श स्थिति वोटर्स के बीच में दिल्ली के मिजाज को प्रभावित करने के लिए कुछ और नहीं हो सकती। क्योंकि अर्बन पॉवर्टी, शहरी गरीबी का जो सूचकांक होता है, जो आंकड़े होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित तबका वही होता है जो अनारक्षित वर्ग से तो आता है, लेकिन आरक्षण की उम्मीद रखता है, आरक्षण जैसी सुविधाओं की उसे उत्कंठा होती है, आकांक्षा होती है। तो उस आकांक्षा के इर्द गिर्द जो सियासत करने की कोशिशें हैं, उस सियासत की कोशिशों को जरा नए रूप में देखने की कोशिश करें, तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को इस बार 62 सीटें आना लगभग नामुमकिन सा आंकड़ा दिखाई देता है। लेकिन यह बात भी नहीं कही जा सकती कि आम आदमी पार्टी 45 सीट नहीं ला पाएगी, और यह बात भी हम नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। कहीं आपका ये आत्मविश्वास फील गुड और इंडिया साइनिंग में प्रमोद महाजन के आत्मविश्वास की तरह तो साबित नहीं होगा। जब बीजेपी के लोग ये सोच रहे थे कि सरकार तो हमारी बन ही रही है, सीटें कितनी भी होंगी सरकार में हम आ रहे हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सरकार तो छोड़िए,
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में गंवा दिया था। और यही दिल्ली है जिस दिल्ली की 7 में 6 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के लक्ष्य अटल वोट कमल के नारे के बावजूद कांग्रेस पार्टी को थाली में परोस कर दे दी थी। तो अति आत्मविश्वास की शिकार पार्टियों के लिए भी दिल्ली राजनीतिक तौर पर एक कब्रगाह साबित होती रही है। इसलिए कहते हैं कि दिल्ली का मिजाज, दिल्ली के वोटर और उन सब की आर्थिक चिंताएं किसी भी पार्टी के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती हैं और किसी के समीकरणों को जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है उसको ऊपर लाकर खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि 2013 का चुनाव अगर आप याद करेंगे तो हम में से कितने लोग थे जो ये कहने की स्थिति में थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में 28 सीटें जीत कर लाएगी। कोई 4 तो कोई 5 तो कोई 3 तो कोई 8, इस तरह के आकलन आपके बारे में कर रहा था। लेकिन बहुत सारी बूथों पर तो कहें तो पोलिंग एजेंट तक इनके नहीं थे, पर्ची देने वाले आदमी तक नहीं थे, लेकिन जनता के बीच झाड़ू पहुंच चुकी थी। जनता सफाई की मुद्रा में आ चुकी थी और जनता जब सफाई की मुद्रा में आ चुकी थी तो उसे लग रहा था कि सफाई के लिए कमल नहीं जरूरी है, झाड़ू जरूरी है। लेकिन आज जब जो स्थिति है, उन परिस्थितियों में अगर जनता ये सोच रही हो कि झाड़ू की सफाई करनी है तो सफाई के लिए हाथ की जरूरत है या कमल की जरूरत है, तो अंततः अगर सामान्य बौद्धिक चेतना के आधार पर हम कहें तो हम यही कह सकते हैं कि सफाई के लिए चाहे झाड़ू पकड़ के करें या पोंछा पकड़ के करें, चाहे वाइपर पकड़ के करें, हाथ से ही पकड़ना होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना हाथ कितना मजबूत है, घूम फिर कर तो सवाल वही आ जाता है। चुनाव के समय जागने की स्थिति है और चुनाव के समय जागने की स्थिति से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, खासकर कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार माना जाएगा, जिसने 52 से 99 तक तो पहुंचने का काम किया, लेकिन द्वारका से पुरी तक अगर देखने की कोशिश करें तो मध्य भारत में 4 स्टेट में 87 सीटों में से सिर्फ खाता खोलने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आई, 1 सीट तक सिमट गई। और भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने का जो काम किया, उस वॉक ओवर ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी वापसी बैसाखियों के सहारे ही सही, नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखियों के सहारे ही सही वापसी कराने में सफल रही बीजेपी। तो क्या दिल्ली में केजरीवाल भी इसी तरह वापसी में सफल होंगे? जब तक जनता का रुख सामने नहीं आता 8 फरवरी को, पक्के तौर पर हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली का वोटर 2015 और 2020 की तरह उस मिजाज के साथ वोटिंग करने की स्थिति में नहीं है। ये 2025 है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। और इस बदले हुए साल और बदले हुए हालात के बीच जब मध्य वर्ग की परिभाषा बदल चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसकी फेवरेट नहीं बची है। तो 2 एंटी इनकम्बेंसी के बीच दिल्ली के लोग किसकी एंटी इनकम्बेंसी को ताकतवर मानते हैं और किसे कमजोर मानते हैं, यही इस चुनाव में देखा जाना है। देखते रहिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, कुछ 5 तारीख की शाम तक और कुछ 8 तारीख की सुबह 10-11 बजे तक। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।